हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर का यूनिट 3 का टॉपिक करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 जो है इसमें आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ ए कॉलोनियल इकोनॉमी, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आइए यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण। तो जैसे आपकी यूनिट का ही नाम है मेकिंग ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, इसका मतलब है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। तो कैसे अंग्रेज़ों ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो औपनिवेशिक का मतलब होता है वो देश जो दूसरे देश के अधीन हो, एंड उस समय भारत जो था वो ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब अंग्रेज़ जो थे उन्होंने भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए अलग अलग मुख्य नीतियाँ बनाई थी। जैसे भूमि राजस्व व्यवस्था की नीति उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने भारत के जो कृषक थे उनसे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में टैक्स वसूली की। ठीक है, एंड टैक्स की जो उनको रकम मिलती थी, जो अमाउंट मिलती थी, उसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत की कृषि और संसाधनों का शोषण करना तथा उसके थ्रू ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ब्रिटेन से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एंड उन्होंने जब हमारे देश पर कब्जा कर लिया, तो उनका जो मोटिव था वो भारत का वेलफेयर नहीं था, बल्कि उनका जो मोटिव था वो था भारत का शोषण करना, क्योंकि भारत जो था वो संसाधनों में समृद्ध था, जबकि विदेशों में इतने संसाधन नहीं थे उस समय। तो इसी वजह से भारत के संसाधनों का प्रयोग करके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ही उनका मुख्य उद्देश्य उस समय था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, भूमि की राजस्व व्यवस्था बनाई, जिसमें उन्होंने भारतीय किसानों और जमींदारों से बड़ी संख्या में, बड़ी अमाउंट में टैक्स वसूल किया, कर की वसूली की। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारतीय किसानों जमींदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ने लग गया। जब किसानों और जमींदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा तो इससे ब्रिटिश शासन जो था उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि वो और भी ज़्यादा समृद्ध होने लगा। ठीक है, जबकि जो किसान और ज़मींदार थे वो और ज़्यादा गरीब होने लग गए और जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज़्यादा अमीर होते गए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो निर्माण था उन्होंने जो किया था, उसका मुख्य अगर हम उद्देश्य देखें या इसके अगर हम विशेषता देखें तो इसकी मुख्य विशेषता ही है भारत के संसाधनों का शोषण तथा ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना। तो उस समय क्या था, भारत में अलग अलग तरीके की फसल उगाई जाती थी। ठीक है, एंड विदेशों के अगर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी अच्छी खेती नहीं होती थी जितनी इंडिया में होती थी। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी ब्रिटेन में, तो बड़ी संख्या में मशीनें बनने लग गई एंड मशीनों से बहुत बड़ी संख्या में कच्चा माल का प्रयोग करके फिनिश गुड्स तैयार किए जाते थे, मतलब कि कपड़े बनाए जाने लग गए। तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रिटेन के लोगों को कि उनके पास कोई ऐसा बाज़ार हो जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, एंड उनको इसके लिए कच्चे माल की भी ज़रूरत थी। तो इसी खोज में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी एंड इंडिया में उन्होंने देखा कि यहाँ पर संसाधन इतने विस्तृत हैं, इतने विस्तृत संसाधन हैं, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि इंडिया पर वो कब्ज़ा कर ले। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना। वो क्या करते थे, भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन में निर्यात कर देते थे और ब्रिटेन में फिर जो फिनिश गुड्स होते थे, मतलब कि जो कपड़े बन जाते थे मशीनों में तैयार होकर, उनको फिर भारत लाया जाता था और हैवी रेट पर बेचा जाता था लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, डबल प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कृषि पर निर्भरता।
अब क्योंकि उस समय बहुत बड़े संख्या पर, बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब देखा कि भारतीय कृषि इतनी ज़्यादा विकसित है, इतनी उपजाऊ है भारत की ज़मीन, तो उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनको नकदी फसलों के लिए मजबूर किया। उन्होंने किसानों को कहा कि वो नकदी फसल की खेती करें। नकदी फसल जैसे कपास, नील, चाय, अफीम, जूट, इन फसलों की खेती करने के लिए उन्होंने किसानों को मजबूर किया। एंड फिर ये जो फसल उगती थी कपास, नील, चाय, अफीम और जूट की, इसको फिर निर्यात कर दिया जाता था ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। एंड वहाँ पर जो भी सामान बनता था उसको फिर इंडिया लाया जाता था एंड लोगों को बेचा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत की कृषि पर अपना प्रभाव जमाया, ठीक है। उन्होंने किसानों से जानबूझकर नकदी फसल की खेती करवाई। नकदी फसल की खेती करने का परिणाम ये हुआ कि खाद्य फसलों की कमी हो गई, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि उस समय भुखमरी भी फैलने लग गई थी, क्योंकि खाद्य फसलों की काफ़ी कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है उद्योगों का पतन। अब औपनिवेशिक नीतियों के अनुसार अगर हम देखें तो क्या करते थे, भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, नील, इन सबको विदेशों में भेजते थे एंड वहाँ से तैयार माल को भारत लाया जाता था और यहाँ पर बेचा जाता था, ठीक है। तो क्योंकि वो मशीनी सामान होता था तो उसकी कीमत कम होती थी इन कंपैरिजन टू भारत में जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे, कुटीर उद्योग में जो हस्तशिल्प का निर्माण होता था उसकी अमाउंट ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिश निर्मित मशीनी वस्तुओं को खरीदने लग गए, क्योंकि वो उनको सस्ते लगते थे हस्तशिल्पी वस्तुओं के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि कुटीर उद्योग में जो वस्त्र बनते थे वो महंगे होते थे, क्योंकि उनको बनाने में अधिक श्रम लगता था, अधिक मेहनत लगती थी, जबकि ब्रिटेन में जो कपड़े निर्मित होते थे वो सस्ते होते थे क्योंकि वो मशीनों में बनते थे, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें हस्तशिल्पी वस्त्रों का और मशीनी वस्त्रों का, तो मशीनी वस्त्र जो थे वो सस्ते होते थे हस्तशिल्पी वस्त्रों के मुकाबले। तो इसीलिए क्या हुआ, बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करने लग गए, उन्हीं को खरीद। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निवेश का अभाव। ब्रिटेन के जो लोग थे वो भारत में जब आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम होती है, मतलब कि यहाँ पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना शुरू किया, जैसे रेल मार्ग, बंदरगाहों का निर्माण, इन सब का उन्होंने निर्माण करवाया ताकि कच्चे माल को ब्रिटेन में भेजा जा सके और तैयार वस्तुओं को भारत में बेचा जा सके, ठीक है। इस निवेश का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं था, बल्कि ब्रिटिश आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है कर तथा शोषण। भारतीय किसानों और व्यापारियों पर उन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा कर की वो वसूली करते थे। ये जो कर था ये भूमि राजस्व के रूप में वसूला जाता था एंड निर्यात और आयात पर जो कर था उसको भी बढ़ा दिया गया। इस तरीके से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ठीक है। मतलब जो भारतीय किसान थे उनको भूमि राजस्व के रूप में तो कर देना ही पड़ता था, साथ ही साथ वो जब आयात या निर्यात करते थे कुछ भी तो उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि से कर वसूलने के लिए अलग अलग राजस्व की प्रणालियाँ अपनाई गई, ठीक है, ताकि किसानों से अधिक कर वसूला जा सके। तो जैसे पहली जो व्यवस्था थी वो थी जमींदारी व्यवस्था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता था। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। इसकी विशेषता देखें तो इसमें क्या था, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जमींदारों को नियुक्त किया, उनको ज़मीन का स्थायी मालिक बनाया
एंड जमींदारों को कहा कि वो अपनी भूमि पर कुछ श्रमिकों को नियुक्त करें एंड उनसे खेती करवाएं। उसके बाद खेती का जो भी आउटपुट आता है उसका 10% जो है वो अंग्रेज़ों को दें एज अ टैक्स। ठीक है, तो जो ज़िम्मेदार थे उनका कर्तव्य क्या था कि वे निर्धारित राजस्व को ब्रिटिश सरकार को दें। वो क्या करते थे, किसानों से राजस्व वसूली करते थे एंड उनको ब्रिटिश सरकार को देते थे, चाहे किसानों की उपज अच्छी हो या बुरी। अगर किसान राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनको मारा पीटा भी जाता था। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमानेंट होता था। किसानों को राजस्व देना ही होता था, चाहे उनकी फसल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे उनकी फसल कितनी भी खराब क्यों ना हो। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जमींदारों ने किसानों से अधिक कर वसूला तथा अगर किसान भुगतान नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। इस व्यवस्था ने किसानों की स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया एंड जमींदारों की शक्ति बढ़ गई। सेकंड थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको मद्रास और बम्बई प्रांतों में शुरू किया गया। थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसे लागू किया गया। तो अगर हम इसकी प्रमुख विशेषता देखें तो इस व्यवस्था में ज़मींदारों की बजाय सीधे किसानों से कर की वसूली की जाती थी। किसानों को रैयत कहा जाता था एंड इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़मींदारों को नियुक्त नहीं करते थे, बल्कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किसानों से राजस्व लेते थे। ठीक है, किसान जो थे वो ज़मीन के मालिक माने जाते थे एंड किसानों को सीधे ब्रिटिश सरकार को राजस्व देना होता था। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को ज़मींदारों से मुक्ति मिल गई, लेकिन क्योंकि राजस्व की दर बहुत अधिक थी इसलिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज लेने की वजह से कई बार उनको अपनी ज़मीन बेच देनी पड़ती थी क्योंकि वो कर्ज के जाल में फंस जाते थे। तो इसमें भी काफ़ी शोषण होता था किसानों का। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड है महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था जो थी इसको 1822 में शुरू किया विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। अगर हम इसकी विशेषता देखें तो इसमें क्या किया गया था, जो ज़मीन थी उसको महल में बांटा गया। एक महल के अंदर 1 से 2 गांव इंक्लूड होते थे। ठीक है, एंड इस व्यवस्था में कर संग्रह करने की जो जिम्मेदारी थी वो गांव या महल के मुखिया पर होती थी। ठीक है, पूरा गांव मिलकर एक निश्चित कर की राशि का भुगतान महल को करता था। महल कौन होता था, गांव का मुखिया। ठीक है, इस व्यवस्था में किसानों पर काफ़ी ज़्यादा कर का बोझ था। ठीक है, गांव के मुखिया और ब्रिटिश अधिकारियों के गठजोड़ के कारण किसानों का शोषण होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भूमि राजस्व व्यवस्था के परिणाम। इसमें क्या हुआ, किसान जो थे उनकी बहुत बुरी दशा हो गई। ठीक है, ये जो राजस्व व्यवस्था थी इसके कारण किसानों की बहुत बुरी दशा हो गई। उनके ऊपर कर का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फसल जब खराब हो जाती थी तो उस स्थिति में भी उनको कर चुकाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि अगर फसल ख़राब हो गई है या उपज अच्छी नहीं हुई है तो कर माफ़ हो जाए। उस समय कर की माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं था, तो उनको क्या लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था कर को चुकाने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, जिसकी वजह से वो कर्ज के जाल में फंस जाते थे, कर्जदार हो जाते थे एंड फिर उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि का व्यावसायीकरण। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वो खाद्य फसल ना उगाकर नकदी फसल उगाए। ठीक है, जैसे कपास, जूट, नील, अफीम, इन सब की। इसके कारण क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा जो थी वो खतरे में पड़ गई, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, जिसकी वजह से अकाल भी पड़ने लग गए। ठीक है, इसके अलावा उस समय जो किसान थे वो जमींदार और मुखिया का शोषण भी झेल गए थे। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था एंड कर वसूल करने के लिए काफ़ी कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। ठीक है, अब इसका अगर हम निष्कर्ष देखें तो भूमि राजस्व व्यवस्था और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। ब्रिटिशों ने भारतीय कृषि और भूमि व्यवस्था का शोषण करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, जबकि भारतीय किसान जो थे वो गरीबी और शोषण का शिकार हो गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ,
ये जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी इसमें भारतीय समाज का शोषण हुआ आर्थिक और सामाजिक रूप से, एंड इसका जो फ़ायदा था वो ब्रिटिशर्स को मिला। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, जबकि भारतीय किसान जो थे वो गरीबी और शोषण का शिकार हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।